हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेश यूनिवर्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, यानी कि बीए पार्ट 1 वालों के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर में क्लास के अभी पेपर ख़त्म हुआ, जिसके आने वाले पेपर हैं वो ज्योग्राफी ले रखे हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आज के आपको इस मॉडल पेपर में यानी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको अलग से जो सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बताए थे, तो आज आपको यहाँ पे हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देर न करें, जो हमारे चैनल में नए आए हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं वो एक दूसरे को चैनल वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि उनका भी अपना पेपर अच्छे से क्लियर करें। अब बात करेंगे आज की आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आज का आपके प्रश्न में कौन सा प्रश्न आया है जो आपके बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला प्रश्न ये रहा। आज ये आपका प्रश्न होगा कि मानव के कर्मिक विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सेक्शन सी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो मानव भूगोल से यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी ले रखे हैं। उनमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, इसमें आपका है कि सर्वप्रथम मानव जाति की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने अपने विचारों को प्रतिपादन अपनी पुस्तक यानी कि प्राणी विकास के सिद्धांत में किया है। किसमें, अगर इसे बोले तो प्राणी विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिक्रीज। मानव की उत्पत्ति के संबंध में डार्विन ने 3 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था। पहला सिद्धांत तो उनका था रूपांतरण का सिद्धांत। रूपांतरण का मतलब होता है एक दूसरे रूप में परिवर्तित होना। उसके बाद में दूसरा आपका आता है अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत आपको मैं आगे अभी बताता हूँ। फिर उसका प्राकृतिक चुनाव। प्राकृतिक चुनाव का मतलब समझते हो। अनुकूलन का मतलब होता है किसी चीज़ पे हम लोग विशेष गहन रूप से हम लोग समझ जाएं या उस पर हम लोग विशेष रूप से बल दें, तो ये होता है आपका अनुकूलन का सिद्धांत। प्राकृतिक चुनाव का मतलब समझते हो, जो आप लोग प्रकृति से का चुनाव करते हैं या किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं प्राकृतिक रूप से। मान लो गोवा की कुछ चीज़ें होती है तो हमें पहले ही सिलेक्ट करना, भाई यहाँ मुझे जाना है, तो ये होता है आपका यानी कि सिलेक्शन ऑफ डिवाइनिटी। अब प्रथम सिद्धांत के अनुसार यानी कि प्रत्येक तत्व का स्वरूप अनेक दिशाओं में रूपांतरित होता है। यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत में लिखना है कि चूँकि रूपांतरण की प्रक्रिया अनेक दिशाओं में होकर चलती हैं, अतएव रूपांतरण का जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार का होता है। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार के जीवों में अपने वातावरण के अनुकूलन करने की क्षमता अलग अलग होती है। यानी कि जो अपनी अनुकूलन करने की क्षमता होती है वो लगभग भिन्न भिन्न होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वातावरण से जल्दी अनुकूल कर लेते हैं और कुछ जीवों को इस प्रकार में समय लगता है। मान लो अगर आप किसी स्टेट में 10 साल से रह रहे हो और अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना है, फिर वहाँ का जो जलवायु है, मौसम है, उसके अनुकूल की परिस्थितियों के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। वहाँ की रहन सहन, स्वभाव, उठना बैठना, तो ये सारी होती है अनुकूलन का सिद्धांत होता है। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तथा कुछ जीव भी हैं जो अनुकूलन कर सकने में असमर्थ होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार से फिर आपका आता है तृतीय सिद्धांत का, यानी कि जो उनका तृतीय सिद्धांत की यानी कि प्रकृति चुनाव यानी कि डिवाइनिटी सिलेक्शन। डार्विन ने मानव विकास की प्रक्रिया को यहाँ पे है कि तृतीय सिद्धांत के अनुसार प्रकृति उन्हीं को जीवित रहने की अनुमति देती है जो उनके साथ समायोजन कर लेते हैं और श्रेष्ठ नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने मानव के विकास की प्रक्रिया को निम्न स्तर के जीवों से प्रारंभ करके क्रमशः रूपांतरण, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांतों से होकर आगे बढ़ने को बताया है। डार्विन के इस सिद्धांत का समर्थन
टी.एच. हक्सले महाशय जी ने अपनी पुस्तक में कि प्राकृतिक में मानव का स्थान, यानी कि हक्सले जी का जो बुक्स है वो प्रकृति में मानव का स्थान में किया है। हक्सले ने सर्वप्रथम अपनी विचारधारा में मानव की उत्पत्ति अन्य प्राणियों से मानी है। जो मानव की उत्पत्ति है वो अन्य प्राणियों से भी उन्होंने तुलना किया है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण में स्पष्ट किया कि मानव के पूर्वज वन मानुष थे। यानी कि ऑक्सफोर्ड में जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने बताया कि जो मनुष्य के पूर्वज थे वो वन मानुष थे। शरीर रचना तथा मस्तिष्क की दृष्टि से मानव के प्रारंभिक रूप को एक विशेष प्रकार का वानर माना जा सकता है। इस प्राथमिक वर्ग के मानव की सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार थीं। पहला क्या आता है कि प्राथमिक वर्ग के सभी प्राणी स्तनधारी वर्ग में आते थे, यानी कि जो प्राथमिक वर्ग के प्राणी आते हैं वो स्तनधारी वर्ग को माना जाता है। दूसरा, इनमें क्या होता है कि स्तन ग्रंथियाँ की संख्या 2 होती हैं। जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं इनमें 2 होती हैं। फिर तीसरा आता है इसमें कि अंगूठी, यानी कि अंगूठे की बनावट अन्य अंगुलियों से भिन्न होते हैं। यानी कि जो अंगूठे की बनावट होती है वो अन्य अंगुलियों से डिफरेंट होता है। जैसे मान लो अपने लोगों का अगर अंगुली का पैर देखें, पैर का अंगुली देखें या फिर अपने पंजे का अंगूठा देखें तो उससे क्या होता है, सारे अंगुलियों से भिन्न होता है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ने की में सुविधा होती है। चौथा, कंधों की हड्डियों को विकसित समुचित रूप से होता है और कंधों से जुड़े हाथों का उपयोग वस्तुओं को पकड़ने में किया जाने लगा। 5वां नंबर आपका आता है कि कंधों से हाथों का संबंध इस प्रकार था कि उसे किसी भी देश में घुमाया जा सके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। अब आपका 6ठा नंबर आता है इसमें कि हाथों तथा पैरों में 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं जो किसी वस्तु को पकड़ने और चलने में अधिक सुविधाजनक थी। 7वां नंबर आपका आता है कि जबड़े का भाग अन्य निम्न वर्ग के स्तन्य प्राणियों की अपेक्षा सामने की ओर अधिक उभरा हुआ नहीं होता है। पृथ्वी की आयु लगभग 450 करोड़ वर्ष आकी गई है। पृथ्वी पर मानव के समान प्राणी का उद्भव 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार पृथ्वी की आयु की तुलना में मानव प्रजाति का उद्भव काल अत्यल्प है। भूगर्भ विज्ञान में इस अवधि की नवीनतम युग के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स लॉयल ने यानी कि प्लीस्टोसीन युग की संज्ञा दी है और प्लीस्टो काल में मानव के समान प्राणियों को पृथ्वी पर अस्तित्व था। यानी हेमिनिड शाखा में बंदर के समान मानव का लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व उद्भव हुआ था, जिसे हम कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेशियन कहा जाता था। इसे हम किस दर्जा में दिए जाते थे? इसे हम ऑस्ट्रेलियोपिथेशियन के रूप में कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना एक एक टॉपिक तैयार कर सकते हो। इसमें भी आप लोग अच्छे से किस तरीके से हमें करना है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पे मानव का विकास हुआ और उनका जो पूर्वज माना जाता था उनका उद्भव के लगभग 20 वर्ष पूर्व किस तरीके से होता और इन्हें क्या कहा जाता था। ये सारे पॉइंट्स आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने का चांसेस रहता है आपके पेपर में। अब इसी के अनुसार मैं हम आपको बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जो होता है वो हिंडल वर्ग मानव के अनुसार ही यहाँ पे माना जाता था। लगभग 11 वर्ष पूर्व यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेशियन को तुलना में अधिक विकसित प्राणी यानी कि होमो हैबिलिस की उत्पत्ति हुई और ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राणी की तुलना में होबेलियस प्राणी का कद ऊंचा तथा वजन 40 से 50 किलोग्राम आंका गया है तथा इसके मस्तिष्क का आयतन जो है वो 675 से 680 घन सेंटीमीटर था और यह प्राणी अपने उपयोग के लिए पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों को औजार बनाता था। औजार बनाने की कला उसके मस्तिष्क की श्रेष्ठता का प्रमाणित करती है और यद्यपि होमो हैबिलिस प्राणी की मानवों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह
खड़ा होकर अधिक दूर तक चल नहीं सकता था। प्रारंभिक मानव के स्वरूप का प्रादुर्भाव 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जब पिथेकांथ्रोपस की उत्पत्ति हुई थी। यह होमो हैबिलिस प्राणी की विकसित स्वरूप था, जिसका कद 5 फुट 2 इंच था तथा मस्तिष्क का जो आयतन था वो बढ़कर आपका 950 घन सेंटीमीटर था। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह थी, यानी कि किनकी, जो ये पिथेकांथ्रोपस थे, कि यह प्राणी दोनों पैरों पर खड़े होकर चलता था। इसीलिए इसे हम होमो इरेक्टस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम होमो इरेक्टस कहते थे। होमो इरेक्टस प्राचीन दुनिया की उष्ण या शीतोष्ण क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ था, और यह इसलिए संभव हुआ कि होमो इरेक्टस न केवल शारीरिक दृष्टि से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गया था, बल्कि उसने पत्थर और लकड़ी तथा हड्डियों के विभिन्न प्रकार के औजारों का भी प्रयोग करना और कराना भी सीख लिया था। तो इस तरीके से इनकी जो जीवन यापन था और इनकी विशेषताएं थी, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरों तक एक दूसरे तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पे आपका आता है कि इसके साथ ही साथ होमो इरेक्टस आग का उपयोग करना भी सीख गया था, और बीजिंग के निकट चाउ काउ टिएन गुफाओं में होमो इरेक्टस के कंकालों के साथ अन्य पशुओं के कंकाल तथा राख का मिलना यह सिद्ध करता है कि प्रारंभिक मानव शिकार भूनकर खाता था। पिथेकांथ्रोपस के प्रादुर्भाव के कुछ ही हजार वर्षों के बाद मानव समान प्राणी की होमो इरेक्टस की दूसरी शाखा उत्पत्ति हुई, जिसे हम होमो सैपियंस निएंडरथालिस कहा जाता है। स्पेंसर के मतानुसार इस आदि मानव की उत्पत्ति 1,10,000 वर्ष पूर्व हुई थी तथा इसकी उत्पत्ति पाषाण काल के मध्य में मानी जाती है। इसे हम हाइडेलबर्ग मानव की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस मानव का सब जबड़ा जो है वो सर्वप्रथम जर्मनी के हाइडेलबर्ग नगर के पास मिला था। वर्तमान समय में इसके अवशेष जो है वो 87 स्थलों पर पाए जाते हैं। पहला तो नियांडर नदी घाटी के पास स्थित गुफा में इस आदिमानव के संपूर्ण अवशेष पाए गए थे, इसीलिए इसे हम निएंडरथालिस नाम से जाना जाता है। यह आदिमानव गुफाओं में निवास करता था तथा इसका शरीर गठीला होता था, और यह ऐसे औजारों का निर्माण करता था जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इसके मस्तिष्क का आयतन वर्तमान के मानव के समान था, और निएंडरथालिस के जबड़े तथा दांत आगे को निकले हुए थे, जिनके द्वारा यह किसी पदार्थ को काटने, छीलने, कुतरने आदि का कार्य करता था, या विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण करना, जैसे बंदर होते हैं आज के युग में, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पहले के मानव मिलने थे। पहले क्या करते हैं कि जैसे आज के युग में देखते हो, बंदर अगर गन्ने को चूस रहा है या कुछ भी कुतर रहा है, तो कुछ खा रहा है, छील रहा है, तो सेम उसी तरीके से आज भी पहले मानव इसका, जैसे आज चक्कू का प्रयोग करते हैं, चाकू का प्रयोग करते हैं और अन्य औजारों का प्रयोग करते हैं जो अन्य अन्य काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से पहले नहीं था, तो वो अपने दांतों का प्रयोग करते थे। यह पत्थर की धारदार कुल्हाड़ी बना सकता था, यानी कि अपने दांत से क्या करते थे, ये धारदार कुल्हाड़ी भी बना सकते थे। इनका जो दांत था इतना ही शान था और इतना ही पैन था। उसके बाद में फिर आपका आता है यहाँ पे कि इसके मस्तिष्क का आयतन आपको बताई था कि कुतरने, विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण करना आता था। यहाँ पे धारदार कुल्हाड़ी बना सकता था, जबकि पूर्ववर्ती होमो इरेक्टस यानी कि भौड़ी कुल्हाड़ी बनाना जानता था। यह पत्थर अतिरिक्त जानवरों की हड्डियों तथा लकड़ियों के बने औजारों का भी प्रयोग करता था। इन सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण निएंडरथालिस का प्रसार यूरोप तथा मध्य एशिया के ठंडे भागों तक हो गया था। यह प्रमुख रूप से गुफाओं में निवास करता था। यह जानवरों की खालों से बने वस्त्र धारण करता था, यानी कि पहले के जो मानव थे
उनका अपना घर नहीं होता था, वो बड़ी बड़ी गुफा में बनाकर उसी में सब लोग निवास करते थे। और इनका जो मुख्य रूप से आज हम लोग पैंट शर्ट अदर जो जिससे जैसे जिनका होता है उस तरीके से कपड़े अपना पहनते थे, तो उस तरीके से इनमें पहले नहीं हुआ करता था। ये अपना जो जानवर के खाल होते थे उसको उतार करके वस्त्र धारण करते थे। इससे यह प्रमाणित होता है यानी कि ये जानवरों का भी शिकार किया करते थे, यानी कि यहाँ पे जानवरों का शिकार भी करते थे। और यह अपनी गुफाओं में आग जलाकर तथा गुफाओं के द्वारा खाल से बना पर्दा डालकर अपने गर्म रखने का प्रयास करते थे। यूरोप में हिमनियों के यानी कि यूरोप में जो हिमानियाँ थीं उनके द्वारा खाल से बना पर्दा डाल दक्षिणी छोर से यहाँ से आपको यूरोप में हिमानियों के दक्षिणी छोर पर तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अत्यधिक जाड़े के मौसम में ये आज मानो आग तथा गुफा जानवरों की खाल का उपयोग करके जीवित रहने का प्रयास करता था। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि का दूसरा प्रमाण यह है कि यह मृतकों को कब्र में दफनाकर उसके नज़दीक जानवरों की हड्डियां तथा अन्य उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं रख देता था। इससे स्पष्ट होता है कि निएंडरतालिस में समाज भावना तथा पारिवारिक बंधन का विकास हो चुका था। विकास क्रम के आधार पर मानव को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था। अब पहला आपका आता है ऑस्ट्रेलोपेथिकस यानी कि लोपेथिकस में आपका आता है फर्स्ट नंबर इसमें ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकन्स, जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकन्स में आते हैं। दूसरा आपका आता है ऑस्ट्रेलोपेथिकस रोबस्ट, तो ये आपके आते हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस के अंतर्गत। दूसरा आता है होमो इरेक्टस, इसमें जावा मानव आते हैं, पीकिंग मानव आते हैं, होमो इरेक्ट्स यानी कि अफ्रीकी और यूरोप में रहने वाले मानव। चौथा आपका आता है हिंडलबर्ग मानव और पांचवा आपका आता है निएंडरथल मानव, जो हमारे कुछ मध्य एशिया में रहती हैं। तीसरा आपका आता है होमो सेपियंस यानी मेधावी मानव, जिसे हम कहते हैं ग्रीमाल्डी मानव और क्रो-मैग्नन मानव। और फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें, और फिर लास्ट में आपका आता है इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें आता है तीसरा नंबर आपका रोडेशियाई। इसमें रोडेशियाई यानी कि जिम्बाब्वे मानव, जो जिम्बाब्वे में रहने वाले हैं वो मानव होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, और ये सेक्शन सी के बजाय ये आपका सेक्शन बी और सी में दोनों में पूछे जाते हैं। कभी कभी भी आपका सेक्शन ए में छोटा सा प्रश्न पूछ जाता है कि ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को बताइए, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। किसी अधिवास की आकृति अनेक घटकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें कुछ भौगोलिक होते हैं जैसे आपका उच्चावचन हो गया, नदियाँ हो गई, सड़क की दृष्टि से स्थिति में। कुछ ऐतिहासिक होते हैं जैसे आरंभ में सुरक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति और उसके लिए किए गए प्रयास, और आर्थिक होते हैं जैसे गांव की प्रथम स्थापना के समय अपनाई गई कृषि तंत्र। कुछ प्राकृतिक तौर पर, कुछ आकस्मिक रूप से, तो कुछ योजनाओं के फलस्वरूप विशेष आकृति पर जाते हैं। अतः कुछ भी आवृत्ति अन्यों की अपेक्षा अधिक नियमित होती हैं। यद्यपि सभी गांवों में कम अधिक संख्या में घरों के झुंड और अन्य भवन पाए जाते हैं, जो कभी एक दूसरे से सटे हुए तो कभी एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर भी गांव का एक अपना स्वरूप या प्रकार होता है। कुछ गांव किसी सड़क या नहर के किनारे बसे हुए घरों की एक लंबे पंक्ति के लिए हुए होते हैं, तो कुछ सड़कों के चौराहों पर चारों ओर फैले होते हैं। सामान्यतः गाँवों के निम्न प्रतिरूप होते हैं। पहला तो आपका आता है रेखीय अथवा पंक्तिनुमा प्रतिरूप। उसका दूसरा आपका आता है इसमें बहुमुखी अथवा आर्य प्रतिरूप। तीसरा तीरनुमा अथवा लंबाकार प्रतिरूप। चौथा आता है इसमें वृत्ताकार अथवा मकड़ी जाल प्रतिरूप, यानी कि वृत्ताकार की बात करें तो जो वृत्त के आकार होता है, और जैसे मान लो मकड़ी के आकार का ऐसे कुछ इस तरीके से बना होता है। और कुछ आपके तो जो बहुमुखी होते हैं, बहुमुखी का मतलब सटे हुए। तीरनुमा आप लोग समझते हो, कुछ इस तरीके से आपकी ग्रामीण की बस्तियां होती हैं। लंबाकार और प्रतिरूप होता है, वृत्ताकार मैंने बता ही दिया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पांचवा अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार का मतलब समझते हो, कुछ डी आप लोग देखते हो इंग्लिश में, कुछ इस तरीके से आपका होता है। फिर आपका आता है
कार प्रतिरोध। ताराकार का मतलब आप लोग को मैं बता दूं किस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से आपका होता है। जैसे ये मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिलता है ताराकार में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से मतलब कुछ यहाँ पे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, मतलब बीचों बीच में यहाँ चारों तरफ मिला के कुछ आपको ताराकार में मिलेंगे। उसका में 7वां नंबर है चौक पट्टी या चौराहों पर बने गाँव। जैसे चौक पे हो गया, मतलब ये चौक हो गया आपका। उसके बाद में इस तरीके से आपका, तो यहाँ पे घर बनते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से आपको मिलेंगे। उसका भी फिर पंखाकार। पंखाकार का मतलब समझते हो, बीच में हो गया, इस तरीके से हो गया ये, और इस तरीके से, फिर इस तरीके से, जैसे भी होता है। जूते की डोरी के आकार के गाँव। जूते की डोरी का मतलब समझते हो। फिर आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप भी हो सकता है। वर्गाकार किस तरीके से, आयताकार, आयताकार इस तरीके से आपका हो गया। वर्गाकार इससे भी थोड़ा बड़ा आपका हो जाता है, इस तरीके से। उसके में फिर आपका आता है अनियमित या अनाकार रूप, जिसका कोई आकार ही नहीं होता है, मतलब किसी भी रूप में वो निवास कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है 12वां नंबर सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा आप लोग समझते हो, इस तरीके से आपका हो जाता है, इस तरीके से। तो जिस तरीके से आप लोग को समझ में आए उस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका 13वां मधुमक्खी के छत्तों के अनुसार होता है आपका। मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार कि घना हुआ एकदम, उस तरीके से आपका मकान होता है, हो सकता है। तो अब अनेक देशों में नियोजित गांव भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम आदर्श गांव की संज्ञा दी जाती है। आदर्श का मतलब होता है स्वच्छ और मुख्य रूप से शांति और सुख शांति और अच्छे रूप से निवास करते हैं। इससे रूस के कोलखोजी, इजराइल के सामुदायिक गांव तथा पंजाब में उत्तरी राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में नहरी उपनिवेश, इन गांवों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और सुनियोजित बस्तियां आयरलैंड, हॉलैंड तथा संयुक्त राज्य व लैटिन अमेरिका में भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आपका आज की क्लास थी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। इसी के साथ अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।